हमने NaOH लिया और HCl लिया मान लो, ठीक है। अब देखो ऐसे रिएक्शंस जब होती है ना, तो ऑब्वियसली ऐसे रिएक्शंस में आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो NaOH के पास दो टाइप के आयन है, एक तो Na प्लस है और एक OH माइनस है। HCl के पास दो टाइप के आयन अवेलेबल है, एक H प्लस है और एक Cl माइनस है, जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करने पे अपने आयंस में टूटा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। तो अभी भैया जो सबसे ज्यादा समझने की बात वो ये है कि पहली बात तो एक एसिड की और एक बेस की क्वालिटीज ठीक डिफरेंट होती हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो एक्सप्लोजिव नेचर होता है, एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है और NaOH क्या करता है, और हाइड्रोक्सिल आयन को डोनेट करके सीधे सीधे H प्लस के साथ OH माइनस को मिला के उसको न्यूट्रलाइज करता है। पहली बात तो रिएक्शन बताता हूं होती शांत कर देता है, हाँ, एक तरीके से शांत कर देता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन होती कैसी है, इसमें आयन एक्सचेंज कैसे होते हैं। बेटा देखो, आयंस किसी भी एक टाइप की चीज को उठा लो, जैसे मान लो NaOH को मैंने उठा लिया। अब NaOH के पास दो टाइप के आयन अवेलेबल है, एक है Na प्लस और दूसरा है OH माइनस, ठीक है। और आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं कि जो प्लस चार्ज होते हैं, अगर आयन एक्सचेंज कर रहे हो तो प्लस चार्ज माइनस से रिएक्ट करेगा और माइनस चार्ज प्लस से रिएक्ट करेगा। इतना आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि प्लस और प्लस तो रिपल करते हैं और माइनस रिपेल करते हैं, तो आपको प्लस और माइनस को नहीं लेना है। अब Na प्लस के पास दो ऑप्शन सोल्यूशन के अंदर है। एक ऑप्शन है कि ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करे और Cl माइनस, और दूसरा ऑप्शन है कि ये Cl माइनस के साथ करे रिएक्शन। तो बेटा अगर ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से NaOH बना देगा, जहां से ये टूट कर आया था फिर से वही बन गया, तो हमें ये नहीं चाहिए एक्चुअली। ये रिवर्स रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्लोरीन के साथ होगी और ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है बेटा। OH माइनस के पास भी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि ये Na प्लस के साथ रिएक्शन करे और दूसरा ऑप्शन है कि ये H प्लस के साथ रिएक्शन करे। ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ही कर सकता है और दो ही पॉजिटिव अवेलेबल है, पहला Na प्लस और दूसरा H प्लस। तो अगर ये Na प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, NaOH। और अगर H प्लस के साथ करेगा तो ये वाटर बनाएगा, H2O। अगर ये Na प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और ये NaOH बनाएगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड मतलब दोनों को फिर से ऐड कर रहा है और फिर से ये बेस बना रहा है जहां से ये टूटकर आया था। तो हम इस वे में चलेंगे नहीं, रिएक्शन को इस वे से लेके जाएंगे, वाटर बनेगा। तो दो चीजें बन रही हैं, दोनों को मैंने साइन कर दिया है और यहाँ पर NaCl पहला और दूसरा H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही न्यूट्रलाइज्ड हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है न्यूट्रल कर देना, pH को 7 कर देना। pH इक्वल टू 7, आपने pH पहले पढ़ा हुआ होगा क्लास 8 में 7th में आई थिंक। यस सर 7th में। हाँ, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बता देना pH के बारे में। बेटा अगला चैप्टर आपका एसिड बेस साल्ट है जो कि सर ले रहे हैं धर्मा सर, तो ही विल टेल यू अबाउट pH वैल्यू एंड ऑल। सर अगर pH सर 7 से कम होता है तो सर एसिडिक होता है ना सर? क्या बोल रहे बेटा? सर 7 से कम pH होता है तो सर एसिडिक होता है ना? 7 से कम अगर pH होता है तो एसिडिक होता है और 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से ज्यादा होने पर वो बेसिक होता है, ठीक है। एक स्केल होती है, अगर उस स्केल पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतना तक होता है। इसके बाद 15 पे कलर्स होते हैं ना, और इसके बाद यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 5, 4, 3, 2, 1। बड़े यहाँ पर 7 पे ये न्यूट्रल pH होता है, यहाँ पर ये न्यूट्रल होता है और 7 के बाद जो 7 से 10.5 तक है ये वीक बेस का पोजीशन है और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बेस का पोजीशन है और 3.5 से 7 ये वीक एसिड का है और 3.5 से नीचे ये स्ट्रॉन्ग एसिड का। हर चीज सर बताएंगे, एक बार आपको स्केल वगैरह हर चीज समझाएंगे। अगर मान लो नहीं होता तो फिर मैं इसको जरूर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे को शांत करना, एक दूसरे के pH को नीचे लेके आके मेंटेन करना। न्यूट्रलाइजेशन मतलब अब जैसे एसिड है। हाँ बेटा बताओ। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा ना? क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल होगा ये? यस, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हमने नहीं करी है, जब करेंगे तो हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट होगा ना सर? हाँ होगा तो मैं बता दूंगा। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करी, जितनी बात करी। सर अगर AgNO3 प्लस KCl क्या बनाता? क्या AgNO3 प्लस KCl? अगर AgNO3 की रिएक्शन करेंगे KCl के साथ तो बस आप एक बार बस ध्यान से समझो, बस AgNO3 को कहाँ तोड़ सकते हैं? AgCl NO3 बना
और K को इसको K प्लस में और Cl माइनस में। Ag प्लस के पास कितने ऑप्शन है? Cl माइनस सर दो NO3 ऑप्शन है, माइनस और एक Cl माइनस ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन मेटल के साथ NO3 प्लस आता है और नॉन minus। मेटल के साथ माइनस। माइनस ऑप्शन है। उसके बाद जो हमारे पास NO3 माइनस है उसके पास दो ऑप्शन है, एक K प्लस का ऑप्शन है और एक पोटेशियम और सिल्वर। Ag प्लस का ऑप्शन है। अब दोनों डायरेक्शन में चेक कर सकते हो, उसको चेक कर लेना, चाहे तो करो, चाहे तो सीधे एक्सचेंज कर दो आयंस को। मतलब अगर आपको बेसिकली जाना है, अगर उन चीजों में बहुत घुसना है, टाइम वेस्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो बस सीधे आयन को एक्सचेंज कर दो। इसका नेगेटिव आयन इसमें डाल दो, उसका नेगेटिव आयन इसमें डाल दो और पॉजिटिव एज इट इज रहने दो, बस बात खत्म। यहाँ पर नेगेटिव सर आयन पता कैसे चलेगा कि सर एक्सचेंज करने ही है, शायद अनरिएक्टेड रहे वो? क्योंकि आयंस में है ना, अब एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई रीजन होगा। अब राइट साइड में यहाँ पर जो आपको बन रहा है वो एक AgCl बन के आएगा और AgCl एक प्रेसिपिटेट है और प्रेसिपिटेट फर्दर डिसॉल्व नहीं होता है। प्रेसिपिटेट एक स्टेबल कंडीशन होती है और केमिकल रिएक्शन को फेवर करती है। इनफैक्ट सर हमें पता कैसे पड़ेगा सर सिर्फ क्लोरीन के ही होते हैं प्रेसिपिटेट? नहीं, प्रेसिपिटेट बहुत सारे होते हैं। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी क्लासेस आपको पता चलता जाएगा। अभी आपने 3 ही बताए। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सर वो स्टेबिलिटी भी गेन कर रही है ना जितने भी एलिमेंट्स है उसमें? हाँ, ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो स्टेबिलिटी भी गेन करती है। यहाँ पर किसी ने पूछा था कि क्या वही है केलेपी जो हमारे पास क्या बोला था, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है। तो ऐसे आगे आता जाएगा और आप चीजें जानते जाओगे। और आपको मैंने Cl के तीनों बता दिए थे। हाँ बेटा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा और कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा। सर कलर भी याद करने पड़ेंगे। कलर बेटा हाँ याद करना पड़ता है, ऑब्वियसली कलर भी याद करना पड़ता है। सर जैसे बाई चांस अगर दिया होता कि AgCl प्लस KNO3 तो सर ये अनरिएक्टेड रहता, तो सर ये पता कैसे चलेगा ऐसे? क्या पता कैसे चलेगा? सर जैसे AgCl प्लस KNO3 दिया होता तो सर फिर ये रिवर्स नहीं ना होता, तो सर ये पता कैसे AgCl प्लस आपको पता ऐसे चला कि AgCl अवेलेबल है, वो प्रेसिपिटेट है, तो वो रिएक्शन करने के लिए नहीं जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, आयंस में नहीं टूटेगा फर्दर। तो आप क्यों उसको डिसॉल्व कर रहे हो? जब प्रेसिपिटेट है तो रिएक्शन क्यों करेगा फर्दर? वो वही प्रेसिपिटेट होगा। सर ये सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी सर या बनानी आ जाएंगी? मैंने बनाना तो बता दिया, इसीलिए तो मैंने याद करने की कोई बात ही नहीं करी। अगर याद करने की बात होती मैं स्टार्ट से कलर वगैरह याद करने पड़ेंगे। क्या कलर कितने होते हैं? अगर आप कलर याद नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बहुत बड़ा। 2-4 कलर के जो क्वेश्चन आते हैं उतना ही होता है। कैसे पता पड़ती है सर? क्या स्टेट सर? कौन सी स्टेट में है सर? स्टेट दिया हुआ होता है बेटा। जैसे अब सॉल्ट की स्टेट होती है तो वो सॉल्ट ऑब्वियसली सॉलिड में होता है। सर आपने डीपीक्यू में सर क्वेश्चंस दिए थे, उसमें आपने बोला था स्टेट बतानी है सर। किसकी स्टेट बतानी है? सर रिएक्शंस दिए थे उनकी स्टेट बतानी है सर। कौन सा डीपीक्यू में दिया था? कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा एटलीस्ट उसमें मैंने। सर आपने बस रिएक्शन दे दिया था, ऐसे ये रिएक्शन हुआ है। कौन सी डीपीक्यू बेटा? सर जो आपने भेजी थी सर बैलेंसिंग वाली। सर DPP3। हाँ सर। हेलो क्या हो गया बेटा? सर, अनिला की आवाज नहीं आ रही। गजब होते हो यार तुम तो। सर उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं? कैटलिस्ट। ओके सर वेट बेटा वेट, एंड जस्ट वाचिंग योर डीपीपी। हाँ डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो यार? सर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है सर, जिसमें 2 रिएक्शन दिए गए हैं, उनकी सर हर एक उसकी कंपाउंड या एलिमेंट है उसकी वो बतानी है सर स्टेट लिक्विड में। क्वेश्चन नंबर 8 सर 8। अब यार देखो इतने तो, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वाटर एक लिक्विड है। सर ये तो बता देंगे सर। सर जो बड़े वाले होते हैं सर, बड़े वाले नहीं पूछा जाएगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई ऐसी चीज पूछ जाएगी जो अनएक्सपेक्टेड रहेगी। जो चीजें पूछी जाएंगी उसमें आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज पूछ ली जाएगी। अब वाटर अगर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि एकाएक से पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ यहाँ पर अब जैसे वाटर के आपको ये रिएक्शन एक दो बार मैंने बताई भी है शायद क्लास में, तो इसलिए इसको मैंने दी थी वहां पे। ऐसा नहीं है आपसे कभी हमेशा जब देखो तो पूछ लिया जाएगा। अब कार्बन सॉलिड में होता है, ऑब्वियसली आप कार्बन देखते हो, कभी आपने देखा है कार्बन गैस स्टेट में मिल रहा हो? नो सर। नो सर। ऑक्सीजन हमें कभी आपने देखा सॉलिड स्टेट में मिल रही हो? नो सर। सर इनका ऐसा भी तो कुछ होता है सर। रुक जाओ भैया, बोल रहे हैं तो सुन लिया करो यार, जबरदस्ती की बात नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके किसी बाइक से या फिर
कार से पीछे से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है, आपको पता होता है ना? यस सर। Yes, sir. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सॉलिड फेज में आती है? नो सर, नो सर, गैसियस। बेटा इतना तो मतलब पता ही है ना फिर। नॉर्मल यस कॉमन। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें सर पता होता है। BaSO4 प्रेसिपिटेट है। हाँ, BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है। सर ये डीपी को डिस्कस कर लो सर, आंसर नहीं सर पता। हेबर्स प्रोसेस क्या होती है? हेबर प्रोसेस है Lecture पे doubt है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनिया या फॉर्मिंग द अमोनिया। चलो मैं एक एक क्वेश्चन पहले डाउट डिस्कस कर लेता हूं, फिर बात करते हैं। हाँ सर, क्या होता है सर एडिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बेटा ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आप नहीं समझ पाओगे कुछ। मैं एक एक करके पहले डिस्कस करता हूं डीपी, फिर क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे जो हमारे कल के डाउट रहे मतलब लेक्चर्स में, और उसके बाद एडिशनली जैसे कि आप पूछना चाहते हो रेडियो एक्टिव क्या होता है एंड ऑल, तो आप एक बार कर लेंगे। तो पहले मैं डीपी क्यू करता हूँ, ठीक है? ओके सर। जबरदस्ती की बातें नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं डीपीक्यू के अंदर। तो अब पहला क्वेश्चन है द सिंबल हाइड्रोजन सिंबल एच स्टैंड फॉर द, क्या होता है? वन एटम, वन मॉलिक्यूल, वन आयन, वन एटम वन एटम के लिए होता है। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2 बेटा मैं बता देता हूँ आपको, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपका जो N2 होता है वो नाइट्रोजन, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और जो आपका N2O5 है वो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, और उसके बाद ये आपकी डॉफिंग गैस भी होती है ये वाली, तो आप इसको याद रखना, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको सर याद ये रखना। NO2 कैसे बना सर? N2 तो बन जाता है सर। NO2 बनने के लिए यार देखो, एक क्या किया गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक मान लो बॉन्ड बन गया, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट किया है, तो उसने इसको क्या कहते हैं, एक बॉन्ड बनाया है इसका, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास से इसने लोन पेयर डोनेट किया, तो आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और शायद आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में, बताया गया है या नहीं? यस सर सर थोड़ा ब्रीफ दिया। सर बताया सर, ऐसे बॉन्ड नहीं बनाया हमने। बहुत कम सर। अच्छा नहीं बताया। सर Okay, ब्रीफ so, था। मैं कार्बन कंपाउंड मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद कार्बन कंपाउंड ही स्टार्ट करूंगा, तो अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेट का बॉन्ड, सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, N2O क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस बोलते हैं इसको। लॉफिंग गैस अब बहुत फेमस है, लॉफिंग गैस आपको पूछा था कई बार, व्हाट इज द लॉफिंग गैस? इसका केमिकल नेम क्या है? क्या बोल रहे हो, क्या 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 बोल रहे हो? लॉफिंग गैस कभी सुना नहीं था इसके पहले? सर सर केमिकल। N2O का सर नहीं सर केमिकल नेम सुना है सर, सुना है। सुना है सर प्रीवियस क्लासेस में आया था या नहीं? सर क्या क्या क्या? सर हंसा देती है सर वो। लाफिंग गैस मतलब हंसाती क्या हाँ है? सर बहुत। अपने आप हंसी आती है उसको अगर सुनने से, और सर आवाज भी बदल जाती है ना उससे शायद। हाँ, हंसाने वाला तो बहुत है, बहुत ज्यादा हंसने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हार्मफुल भी है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है? सर हीलियम को अपने अंदर लेने से आवाज बदल जाती है ना, ऐसा कहते हैं। हाँ, और अगर मैं ये तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। NO की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और NO2 को बोलेंगे बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है सर ये डाई पेटा मतलब कैसे लिखते हैं? बेटा, एक जब कभी कोई चीज एक हो उसको मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, सेप्टा, 7 हो तो हेप्टा, सेप्टा, ऑक्टा। बस ऑक्टा तक, एक्चुअली पेंटा वेंटा तक ही पूछा था, अगर आपको जरूरत है तो इसको याद कर लेना एक बार। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। कार्बन कंपाउंड में भी बताऊंगा इन चीजों को, तो आगे भी आएंगे इस चीजें, ठीक है? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? सर इसका नाम आपने क्या बताया था सर? N2O का दूसरा नाम कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसका N2O का बताया था नाइट्रस ऑक्साइड और लॉफिंग गैस।
यार रुको खोल रहा हूँ मैं, डीपीपी बंद हो जा रही है आपकी। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अरे लैपटॉप पे नहीं है यार, वो मोबाइल पे है, चलो कोई बात नहीं। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। सर NH4 NH4 whole twice इसे करने के लिए SO4 NH4 के पास प्लस चार्ज है, SO4 के पास माइनस माइनस चार्ज है। इसका 1 लिख लो, इसका 2 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपको बताया था शायद लास्ट क्लास में मैंने ये बात। यस सर। ये हो Yes, जाएगा NH4 का बताया था होल सर। ट्वाइस SO4। ठीक है, अच्छा सर which of the following- NH3 अमोनिया होती है और NH4 अमोनियम। हाँ NH4 प्लस होता है अमोनियम, NH4 प्लस होता है, NH4 अकेले नहीं होता, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। चलो चौथा क्वेश्चन है, which of the following is an incorrect formula। तो एक NaCl2 दिया है, BaSO4 दिया है, H2CO3 दिया है, सर P2O5। ए वाला है सर। NaCl2 पांचवा क्वेश्चन है, in one molecule of ammonium sulfide there are A ammonium sulfide। आगरा। आगरा मतलब ए ऑप्शन A ओके। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन में अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, C प्लस इसका आंसर CO2 क्या है सर? क्या? अब आप लोग बता रहे हो ए है, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर मैं करूं सॉल्व उसको, मेरे को आंसर तो नहीं पता है इसका। सर सॉल्व कर दीजिए। हाँ सर आ सर। गया सर, आ गया। क्या आ गया, किसी को आया है? यस सर आ गया। सर मुझे नहीं आया सर। यस सर solve मुझे कर आ दीजिए। गया। नहीं आया सर। क्या आया? सर किसी ने NH4 का होल ट्वाइस S। S अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस S। into S। यस सर यही ठीक है। है, Yes. इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है। ठीक है? देख लेना कौन सा हाँ ऑप्शन सर। सही है, A आराम से A. करना। ए। ठीक है, बाकी आप लोगों ने सॉल्व किए कि नहीं किए क्वेश्चंस यार? ऐसे सर ही बैलेंसिंग वाले यस पूरे सर हैं सर। करे हैं। यस सर किए सारे हैं, किए हैं सर। सारे आ गए थे सर। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन में कार्बन प्लस हो गया सर। CO2 ये देगा CO सर Two CO में CO 2 हो जाएगा। CO हो मल्टीप्लाई करना है पूरे में। प्रोडक्ट C साइड में प्लस 2 हो जाएगा। O2 CO दिया है, C प्लस O2 C दिया है, तो यहाँ पर 2C से मल्टीप्लाई कर दो। Yes. उसके बाद और यहाँ पर भी 2 कर दो, यहाँ पर 2C हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अगला कौन सा है बेटा, या फी प्लस। सर ये बैलेंसिंग वाले आ गए सर सब। चलो ठीक है, फिर बैलेंस द फॉलोइंग वाला छोड़ देता हूँ मैं। सर 8 सर वो वाला बता स्टेट वाले दीजिए। बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 बी हो गया, 11 भी हो सर, गया, स्टेट 12 हो गया। वाला क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट बता दीजिए। सर 8 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का 8 का फर्स्ट। फर्स्ट CO2 plus H2O gives C6H12O C6H12O5 5 प्लस O2। सर टेस्ट में ये वाला चैप्टर कहाँ तक आएगा? सर जहाँ तक पढ़ा BO2 है सर। नो सर 30। हाँ क्या 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 सर कुछ नहीं सर। अब बताओ कैसे, 30 किसी ने किया है क्वेश्चन? यस सर मैंने आंसर किया किया है ना। क्या आया? यस सर 12 CO2 plus CO2 12 12 H2O। भैया जिसने किया कोई अपना नाम बताया, बस कोई अपना नाम बताया। सर रेज हैंड कर दिया। प्रिंस त्यागी, हाँ बताओ बेटा। सर 12 CO2 plus 12 H2O gives 2 C6H12O5 plus 13 O2। 12 CO2 plus 12 12 H2O। H2O gives 2 C6H12O5 plus 13 O2। ये है सर। बेटा Yes, sir, प्रेडिक्शन सही से है। इसको Yes, sir, रिमेन यही है। मेथड से करना पड़ेगा, और एक बार देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सर ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए थे सर खुद। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं। ठीक है, सर 7th का सेकंड वाला भी बता दीजिए एक बार। सेकंड वाला ओके। AlOH का होल थ्राइस है गिव्स Al2O3 plus H2O। किसी ने किया है? यस सर किया है। यस सर क्या आया है? सर किया है। 2 AlOH सर, का होल 2 थ्राइस आ क्या होगा जाएगा यहाँ सर। पर? यस सर यस सर। सर 3H2O बस। यस सर ये है। सर 11th का फर्स्ट बता दो। बेटा बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो प्लीज कोऑपरेट फॉर दैट। सर 8th वाले सर में 11th का फर्स्ट। फिजिकल स्टेट्स बता दीजिए 8 वाले। हाँ सर। ये सर 8 के सेकंड में। 8th के सेकंड में ये सर फिजिकल फर्स्ट और स्टेट भी सेकंड लिखनी में है सर सर। फिजिकल स्टेट्स। अच्छा, सारे इक्वल्स होने चाहिए, इक्वल्स कंडीशन में होने चाहिए, तभी वो टूटेंगे एटलीस्ट। सर टेस्ट में कहाँ तक आएगा ये वाला सर चैप्टर? फर्स्ट में
8th सेकंड में ना। मैम सर BaSO4 सर लेकिन BaSO4 तो सॉलिड होगा। हाँ, Yes, तो sir, एक्वस precipitate. सोल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है, एक्वस का मतलब उसको वाटर के साथ मिलाया हुआ है। अरे मतलब यार ये थोड़ी ना होता है कि अब कोई चीज अगर सॉलिड के साथ है तो वो एक्वस नहीं कर सकती है। अब अगर आयंस में इसको तोड़ना है तो हमने अगर इसको ले लिया कि ये दो जो सॉल्वेंट है इसको वाटर के साथ अगर मिक्स करके हम इसको सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं या इसको ऐड करना चाहते हैं तो एक्वस सोल्यूशन ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई प्रॉब्लम? तो No, मतलब sir. रिएक्टेंट दोनों जो होंगे वो एक्वस होंगे। बेटा एक्वस होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आप एक्वस नहीं लोगे तो वो ब्रेक नहीं करेगा। यस सर। तो फर्स्ट वाले में भी बता दीजिए। फर्स्ट वाले में तो एज इट इज दिया हुआ है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये शायद आपकी कोई रिएक्शन भी है यार, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बायो की कोई रिएक्शन भी है सर, शायद। gas- O5 है, O6 होता है ना सर, ग्लूकोज। हाँ Yes, सर। सर वो तो फोटोसिंथेसिस में यस ठीक सर। है ठीक है। तो C6H12O5 है अगर, तो O5 के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लिया आपने कि नहीं? कर लिया यस सर। सर, बैलेंस Yes, हो sir. गया। कर लिया। तो तो ये कार्बन solid state- डाइऑक्साइड आपका गैसेस होगा, वाटर आपका लिक्विड होगा, ऑक्सीजन आपका गैसेस होगा, और जो C6H12O5 है वो आपका सॉलिड होगा। ओके सर। ठीक है, कार्बन का कंपाउंड सर है O6 solid। होता सर, फिर भी सॉलिड होता सर। हाँ ऑब्वियसली सॉलिड ही होता है ग्लूकोज। फिर C6H12O5 होता क्या? बस एक तरीके से दे दिया था मैंने कंपाउंड कि मैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो हर किसी को पता होती है, तो उसके ऑब्वियसली हर बच्चा उसको रट लेता है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, फिर वो मैटर नहीं करता कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ऑब्वियसली आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ ली गई तो फिर आपको बस कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था वो क्वेश्चन कि सॉलिड स्टेट अगर आपने देखी फोटोसिंथेसिस, आप क्योंकि क्लास 7 8 में भी एक आध बार तो देखा ही होगा, तो मैंने सोचा कि शायद याद हो तो कैसे चलेगा कि सॉलिड लिक्विड है गैस? कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ कंपाउंड है और ग्लूकोज से रिलेट करता है, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑब्वियसली सॉलिड के ही आसपास आएगा, वो सॉलिड ही होगा। गैसेस तो हो नहीं सकता, लिक्विड हो नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला वो सॉलिड। सर 11 का फर्स्ट बता दो सर। 11 का किसी ने किया? हाँ सर मैंने कर किया लिया। सर। करते हैं इसको, तो बताओ। रुको मैं करता हूँ। H3PO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस gives Mg3PO4 to whole twice plus H2O। आई थिंक 3 Mg तो एटलीस्ट होगा ही होगा। उसके बाद ये H3PO4 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर 2 से कम मल्टीप्लाई भी जरूर होगा। क्या बैलेंस है क्या? यस सर, बैलेंस है। यस सर। सर हाँ? 6H2 और करना है, 6H2 हो रहेगा। अच्छा यस सर। अभी बैलेंस है ना? अब हो गई सर। यस सर, हो गई। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये गलती से ऐड ऑन हो गया होगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर का है, तो इसको आप मत करना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अलग होता है, तो आपको उसको नहीं करना है। आप एक बार काट दो क्वेश्चन नंबर 14 को। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर, और ये गलती से ऐड ऑन हो गया होगा। सर वो चैप्टर है सर। हाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग चैप्टर ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताने वाला हूँ, तो मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखूंगा, अगर आपके सिलेबस में है तो बता दूंगा, नहीं है सिलेबस में तो फिर नहीं बताएंगे वो चीज। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन एटलीस्ट काट दो इसको, 14 नंबर नहीं करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता तो बहुत इजी है, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आती, उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन वगैरह को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वो सबसे इजी होता है, क्लास 12 के सबसे इजी चैप्टर्स में से आता है एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग, और क्वेश्चन भी आते हैं इसके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन बेटा अभी आपको नहीं बता सकता मैं, इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि आपको बताया भी नहीं इसके कॉन्सेप्ट मैंने। चलो तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव द एग्जांपल्स, कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? यस सर। Yes, Exothermic when the energy is बेटा in एक बच्चा बोलेगा जिसको मैं बोलूंगा, जबरदस्ती की बात नहीं। हाँ लव गुप्ता बोलो बेटा। Sir, in exothermic energy is राधिका शर्मा प्लीज releases म्यूट in reaction. In reaction, energy is releases in exothermic reaction. In endothermic reaction, we give to energy to give product. Okay, For the anyone else? formation of product. Anyone else can add on anything? in endothermic reaction, where the heat is absorbed and exothermic reaction heat is released. कुछ नया बताओ यार, वो तो ठीक है, और कोई? हीट के अलावा भी तो हो सकता है।
हीट ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ सर किसी को अगर एनर्जी देते हैं और ले ये निकलती है बार बार, सही ना? और भी होता है क्या बोल रहे एनर्जी हैं? का निकलना और देना, यही होता है ना एंडोथर्मिक हाँ ऑब्वियसली यही होता है। नहीं Sir, किसी in को अगर कुछ endothermic temperature of surrounding comes down, and in exothermic temperature of surrounding comes high. ग्रेट एक्चुअली जब एनर्जी निकलेगी तो बाहर के जो सब्सटेंसेस होंगे या जो सराउंडिंग होगा उसको वो एनर्जी दे बैठेगा और ऐसी कंडीशन में उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन जब एनर्जी वो रिलीज जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब बाहर से वो टेम्परेचर अंदर की तरफ लेगा, मतलब अपने को वो बैलेंस करने के लिए, अपने को एनर्जाइज करने के लिए बाहर से टेम्परेचर अंदर की तरफ लेगा, इसलिए वो बाहर के सराउंडिंग को वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। तो ये अच्छा पॉइंट था। एनीवन एल्स? ओके नो प्रॉब्लम। बाकी क्वेश्चन सारे हो भी गए होंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी Sir, को? 16 और 17. नो सर। सर आप क्वेश्चन उनके 15 के आंसर आंसर देखो बता दो। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से सर एक चीज पूछनी थी। सर एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकती है कि हीट में ही होगी सर? मतलब सर मतलब कोई रिएक्शन में लाइट प्रोड्यूस हो जाए एनर्जी के फॉर्म में तो सर वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल कहलाएगा। सर साउंड में भी? 16 और नहीं साउंड का तो यार मेरे को नहीं पता कि साउंड क्या होता है, वो तो फिजिक्स की बात है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस से हो रहा है या फिर वो फोटोसिंथेसिस से हो रहा है, मतलब लाइट एसएमयू की प्रेजेंस में हो रहा है, अगर उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके सर। सर जरूरी नहीं है आप- कि सिर्फ थर्मल एनर्जी रिलीज हो। लेकिन आपके जितने एग्जांपल होते हैं मॉल्टन स्टेट कंडीशन में या फिर इलेक्ट्रिकल कंडीशन में, बहुत कम ही एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ज्यादातर रिएक्शन तो टेम्परेचर की वजह से ही होती है, इसलिए हम हमेशा टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ते ज्यादा, लेकिन जरूरी लेकिन नहीं है वो। हाँ और कोई बेटा कुछ दिक्कत? सर सर क्वेश्चन जरूरी 15 के है आंसर बता दो। Sir, हाँ, 16 sir. और 17 भी. Yes, sir. सब तो बता ही दिया यार फिर तो। सर रिएक्शन एंड प्रोडक्ट 15 में क्या बताते हैं यार? 15 में तो यार बहुत इजी है यार, चलो देखते हैं। 15 में एक NaOH है बेटा और उसके बाद प्लस कोई सब्सटेंस एडेड है और आपको गिवन है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोई आपके पास आयन है जिसमें SO4 पहली बात तो प्रेजेंट है, क्योंकि SO4 एडिशनली आया हुआ है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? और दूसरी बात H2O बना है, इसलिए अगर H2O बना है इसका मतलब OH माइनस तो यहीं से मिल गया था, कहीं ना कहीं इस पे हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली H2SO4 है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस ओके सर। Na2SO4 प्लस H2O बना देगा। Sir, H. Yes, sir. Okay, sir. कोई समस्या है तो मैं पर एक्सप्लेन करूं इक्वेशन फिर से? बैलेंस नहीं है ना? बेटा बैलेंसिंग तो अलग चीज है, आपसे पूछा गया। अच्छा बैलेंस भी पूछा गया था क्या? अच्छा कंप्लीट No, का sir. बैलेंस पर लिखा है बैलेंस बैलेंस। ठीक है तो आप यहाँ पर हाँ, 2Na लिखा कर है। दो, 2Na कर दो, SO4 हो गया, H2SO4 Na2SO4 हो गया और 2NaOH शायद बैलेंस है या नहीं? यस सर बैलेंस है। नहीं है। सर H3 होगा। हाइड्रोजन अभी यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन शायद 4 प्रेजेंट है ना, यस और सर ऑक्सीजन इसके पास मतलब 2 पे, 2 यहाँ का पे 2H2 मल्टीप्लिकेशन होगा, होगा। यहाँ पे 2H2 होगा। यस सर हो गई। अब हो गए, sir. ठीक है। और बी पार्ट में बेटा अगर बी पार्ट को देखो एक बार, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको राइट साइड में CaCO3 बना है प्लस H2O बना है। तो आपने एक तो OH माइनस आयन प्रेजेंट था, एक Ca प्लस आयन प्रेजेंट था। आपने जो राइट साइड लिया है उसमें आपको कार्बोनेट आयन मिला है, मतलब CO3 माइनस माइनस पक्का इसमें होगा। दूसरी बात वाटर भी मिला है, इसका मतलब यहाँ पर H प्लस और H positive। OH माइनस भी होगा। तो OH माइनस तो चलो हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन H प्लस अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहा होगा, तो H2CO3 होगा। तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको आप उससे फर्क नहीं पड़ता क्या? क्या बेटा क्या? सर थर्मल एनर्जी के अलावा भी किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती है ना केमिकल रिएक्शन? बता तो दिया यार कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। ओके सर। तो यहाँ पे 17 का क्या होगा? क्योंकि OH अरे रुको यार, मुझे 15 करना है। हाँ बेटा इसमें बताओ क्या दिक्कत है? सर H2 इसलिए आया ना क्योंकि वहाँ पे OH ट्वाइस दे रखा था इसलिए। H2 इसलिए आया मतलब? नहीं सर ओके। H2 बेटा इसलिए आया क्योंकि कार्बोनेट के पास 2 माइनस चार्ज अवेलेबल थे। अगर यहाँ पर मैं 2 H प्लस नहीं लेके आया, H2 नहीं लेके आया, तब तक ये बैलेंस ही नहीं करता। आप देखो ना इसको, हाइड्रोजन के पास +1 है और कार्बोनेट के पास -2 अवेलेबल है। आप इसके पास 1 लेके आओगे, यहाँ पर 2 लेके आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2CO3 बन जाएगा अपने आप।
तो सल्फेट पे भी 2 होते हैं इसमें। तो बेटा बगल वाले पे डिपेंड नहीं करता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, डिपेंड करता है खुद के Yes. कंपाउंड्स में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो खुद के कंपाउंड के अंदर तो कार्बोनेट अवेलेबल है, पर कार्बोनेट बोल रहा था Yes. मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, उसको चाहिए ना 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत? नो सर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात पहले कर लेते हैं। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि कोई बताएगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। In a balanced chemical reaction, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and the product. और 17 में क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। सर रेडॉक्स है सर। न्यूट्रलाइजेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट आयोनाइजेशन होगा ना? सर डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। सर एडिशन। सर आयोनाइजेशन यस क्या? सर एडिशन। एडिशन Double क्या displacement. डबल क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन दोनों हो सकते हैं। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इसको बोलोगे, बट फिर भी डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस करूंगा तो उस वक्त बता दूंगा मैं एक बार इसको, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस इसके सारे हो गए होंगे यार, क्वेश्चन तो इजी रहे होंगे। Yes, sir. पहले वाली पिक्चर से सर मुझे एक क्वेश्चन नंबर 9 बता अरे डोंट टेल मी अबाउट द लेक्चर टिल नाउ प्लीज, जस्ट 2 मिनट लगेगा, मैं एक बार डीपी डिस्कस कर लूं फिर लेक्चर बताना मेरे को। हाँ, अभी डीपीपी नंबर 2 कौन सी है यार? डिस्कस कर ली थी ना लास्ट क्लास, मैंने फर्स्ट तो डिस्कस कर लिया ऑब्वियसली, पहली वाली। यस सर। सेकंड नहीं की। सेकंड नहीं की सर। नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बता दीजिए। ये थर्ड वाली डीपीपी में? यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट। बेटा रेज हैंड करने की क्या जरूरत पड़ गई यार? Na plus NaNO3 gives Na2O plus N2। किसी ने बैलेंस किया इसको? सर NaNO3 NaNO3 क्या है? Na plus NaNO3 तो Na2O plus N2 ये आया है। किसी ने बैलेंस किया इसको? यस सर। क्या आया? सर 4Na plus 2NaNO3 plus 3Na2O plus N2। 4Na plus यस सर यही आया था। plus 2NaNO3 या 2 आएगा। हाँ 2NaNO3 राइट साइड में सर 3Na2। 3Na2 और N2 अकेले लिखा रहेगा। यस सर। यस सर। देखो बेटा पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको देख के चलना है N2 को, ठीक है? अब आपको N2 चाहिए अगर इधर, तो आप इधर 2 Na को अप्रोच कर सकते हो पहले, या 2 नाइट्रोजन को अप्रोच कर सकते हो। उसके लिए आपको बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप किसी भी तरह से चल सकते हो। आपको नाइट्रोजन चाहिए था यहाँ पर, या सॉरी सोडियम 2 चाहिए था, तो आपको या तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है या तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जब भी करोगे तो इवन नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली आपको 2 या 4 से मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इधर। तो आपको इसको हिट एंड ट्रायल से करना है बेटा। तो एक्चुअली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अप्रोच पता नहीं चल पाएगी। आपको क्वेश्चंस करने हैं, और जब तक, इसीलिए मैंने काफी क्वेश्चन दिए थे बैलेंसिंग के, और आपके पेपर में भी आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन नहीं है, बहुत बस इजी क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने पढ़ा है उनका आराम से हो जाएगा। यस सर। ठीक है सर 6Na2 होना चाहिए ना? सेकंड ट्रायल के बाद 6Na2 हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं। तो कि सर लेफ्ट हैंड साइड से 6 O हैं और सर राइट हैंड साइड 3 ही हो रहे हैं। यस सर। हाँ हाँ 6Na2 ठीक है ठीक है ठीक है ग्रेट। 6Na2 होगा क्योंकि सोडियम यहाँ पर तो यार 6Na2 लेकिन नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यार 6 हो गया ना सर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सर 6 हो जाएगा तो फिर 10Na सर तो सर 10Na हो जाएगा। सर हो जाएगी Na2 सर plus आंसर ये गलत है। वेट 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 वेट, तो Na3 हो गया, 4Na हो गया। किसी का सही आ रहा है? 10Na कहाँ पे? सर प्रोडक्ट सर रिएक्टेंट में 10 यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 10 नो सर 10Na। सर लेफ्ट साइड है सर लेफ्ट जो साइड Na में 10 फर्स्ट वाला सबसे पहले जो Na है 10Na plus 2Na। 6Na2 plus N2 यस सर। बैलेंस है अभी 10 plus Yes, sir. 2 Yes, and sir. 2 3 6 यस हाँ बैलेंस है। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन और डीपीपी नंबर 2 में शायद मैंने दिया था कुछ ना, डीपीपी नंबर कोई क्वेश्चन तो नहीं उसमें?
TBP2 तो हमने डिस्कस कर ली थी। Yes, sir. Yes, sir. Starting 5 क्वेश्चन करे थे। कर ली थी सर। तो फिर क्यों करना है यार? Yes, sir. Yes, sir, हो गई। नहीं सर कर ली थी, हो गया डाउट सर। सर डाउट है उसमें सर। बताओ बेटा क्या डाउट है, पहले बात कर लेते हैं, जल्दी बताओ। सर 10th वाले क्वेश्चन में सर दोनों हो रहे हैं उसमें, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? हाँ सर। 10 का कौन सा ऑप्शन था सही? थर्ड फोर्थ दोनों एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कैसे हो रहा है? सही तो तो उसमें है। हीट, सर हीट भी दे रहे हैं सर, एनर्जी भी निकल रही है। तो हीट तो रिएक्शन के लिए देते हैं यार। अब कोई किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के अगर हीट दे दिया तो उसका मतलब वो थोड़ी ना हो गया कि उसमें आप हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो। अरे रिएक्शन इनिशिएट तो होने दो, रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अटैच तो होने दो, उसके बाद पता चलेगा कि वो रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो मॉलिक्यूल अंदर रिएक्ट कर पाएगा। मान लो लगातार जरूरत पड़ रही है हीट की और लगातार उसमें एब्जॉर्ब हुई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। लेकिन इनिशिएट करने के लिए जरूरत तो पड़ ही जाएगी। अब अगर आपने इनिशिएट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल को इनिशिएट करा और आपने रिएक्शन करवा दी और तुरंत बाद उसमें एक्सप्लोजिव हो गया या फिर तुरंत गैस या तुरंत उसमें फायर लग गई या फिर आग निकलने लगी बहुत तेजी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में वो तो फिर एक्सोथर्मिक ही हुई ना। भले आपने हीट डाली थी लेकिन आपको मिल भी तो गई हीट ना राइट साइड में। सर वो तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगी ना। हाँ ऑब्वियसली, वो तो जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है हमारी रिएक्शन कंडीशन में आपको बताया था, एरो रिएक्शन एरो के ऊपर या रिएक्शन एरो के नीचे हम डालते हैं उस कंडीशन को। अभी इसी रिएक्शन में शायद बताया था। तो यस सर बताया था। टेंपरेचर जो भी होगा वो तो डाला ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है पर्टिकुलर रिएक्शन में वो तो डिपेंड करेगा कि एनर्जी निकली है या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। और कोई दिक्कत बेटा किसी और क्वेश्चन में? सर मैं पूछूं? चलो कोई बात नहीं बेटा, आप बताओ लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है? यस सर। सर रिएक्टिविटी सीरीज। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक चीज पूछनी थी। जी बताइए। सर रिवर्सिबल रिएक्शन में वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि आपने 2 लिखवाए थे, इरिवर्सिबल हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसी कंडीशन पे वो हो भी सकता है। हमने ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं होता है। मतलब रिवर्सिबल के लिए अगर रिवर्सिबल है तो जनरली वो टेम्परेचर वगैरह के कंडीशन में होता है कि वो रिवर्सिबल भी होती है और टेम्परेचर बढ़ाया वो स्टेट चेंज हुआ फिर से पीछे आ गई तो वो रिवर्सिबल होती है। और इरिवर्सिबल में वो केमिकल चेंज होता है। लेकिन मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि अब ऐसा नहीं है कि कभी कोई रिएक्शन रिवर्स ही नहीं होगी। मैंने उसी दिन में बात बताई थी केमिकल इक्विलिब्रियम में आप आगे चल के रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने भी जा रहे हो, तो आप आगे अभी आपको 11th क्लास में आएगा। उसी दिन मैंने बोला था कि मत समझना कि ऐसा होता ही नहीं है हमेशा। लेकिन मैं जनरली जब इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट को डिफिनीशन या डिफाइन करने का तरीका है वो कि हाँ उसमें नहीं होता। ऐसा नहीं है कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं जिसमें रिवर्सिबल होता ही नहीं है। फिर रिवर्सिबल टर्म कहां से आ गया? रिएक्शन के अंदर। ठीक है हाँ। रिएक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सेम ही होती है बेटा। एडिशन और कॉम्बिनेशन। एलिफेंट टूथपेस्ट जो होता है ना, ये केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है क्या उसमें क्या होता है? एलिफेंट टूथपेस्ट जो कहते हैं रिएक्शन होती है। एलिफेंट टूथपेस्ट। एलिफेंट टूथपेस्ट रिएक्शन में क्या होता है? मतलब उसमें क्या क्या मींस यूज होता है? क्या उसमें सब्सटेंस यूज होता है? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होती है। अरे वो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। वो जब हम जब क्या कहते हैं एक तरीके से जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिलीज करते हैं तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर बनता है उसमें, वो ब्रेकिंग होती है उसमें एलिफेंट टूथपेस्ट में। सर हाँ बताओ रिवर्सिबल में क्या डाउट है? सर आपने एक लाइन बोली थी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल इंक्रीज बट आल्सो डिक्रीज एट द सेम टाइम, सेम फॉर द प्रोडक्ट। तो सर इसका क्या मतलब था? अच्छा जैसे मान लो हमारे पास A + B था अवेलेबल और A + B ने क्या किया था? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ कि हमारे पास C + D भी उसी वक्त बन रहा है। अब मान लो हमारे पास 2 मोल ऑफ A है, 2 मोल ऑफ B है। ठीक है, और हमने क्या किया जब रिएक्शन स्टार्ट करी तो 2 मोल से यहाँ पर मान लो 0.2 मोल या मान लो 2 - 0.2 और 2 - 0.2, 0.2 मोल 0.2 मोल दोनों के गए और यहाँ पर सीधे 0.2 मोल और 0.2 मोल बने। और इसी कंडीशन में सेम तरीके से लेफ्ट भी चल रही है, थोड़ी बहुत रिएक्शन है उसी कंडीशन लेफ्ट भी जा रही है। तो ऑब्वियसली जब ये लेफ्ट से राइट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यार 2 चीज अगर रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रही हैं तो इसी का कुछ सब्सटेंस खत्म हो रहा है तभी तो ये बन रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अगर यार सोडियम और क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड था और HCl से आपने रिएक्शन की थी तो इसने सोडियम क्लोराइड और H2O बनाया था।
जब यहाँ पर NaOH और HCl खत्म हो रहा है तभी तो ये NaCl और वाटर बन रहा है ना, अगर ये सिंगल साइडेड रिएक्शन है। और धीरे धीरे क्या होगा, NaOH मान लो अभी 2 मोल है और 2 मोल है, थोड़ी देर बाद 1-1 मोल चले गए, 2-1 2-1 और इसके कुछ मोल्स बन गए, मान लो 1-1 बन गए, और फिर धीरे देर बाद इसके पास 0 हो गया और पूरा मोल इसके पास हो गया। ठीक है, तो राइट साइड में पूरा कंसंट्रेशन बन गया, लेकिन लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन 0 हो गया। अगर ये केमिकल रिएक्शन केवल एक साइड यानी कि केवल यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगा, जिस वक्त NaOH, यहां पर एक कंडीशन आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब रिएक्टेंट के एक वक्त आ सकता है एक्चुअली जब रिएक्टेंट का पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का पूरा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ना, तो जिस वक्त प्रोडक्ट बन रहा है उस वक्त थोड़ा बहुत रिएक्टेंट भी बन जा रहा है। तो अगर रिएक्टेंट भी बन जा रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो वहां पर बैलेंसिंग हमेशा रहेगी। भले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन ऑब्वियसली रिएक्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जब राइट साइड में अगर कोई प्रोडक्ट बना है पर आपने लेफ्ट साइड से कुछ कंसंट्रेशन खत्म किया है, तो राइट साइड से भी रिएक्शन लेफ्ट साइड आई है, तो मतलब राइट साइड में भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन खत्म हुआ और लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत बना है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो दोनों साइड चल रही है रिएक्शन, तो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा रिएक्शन का, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कभी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 होता मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चली वो। अरे यार एक बात मेरी बात समझो ध्यान से, अगर आपके पास 50 रुपए हैं, ठीक है, अब आप क्या करें, अपने ब्रदर को आप दे रहे हो, पहले 2 रुपए दिया आपने, प्लस 3 रुपए दिया, फिर आपने 4 रुपए दिया, फिर 5 रुपए दिया, ऐसे करते करते आपने दे दिया, या आपने 10-10 करके 5 बार दे दिया। मान लो 10 रुपए दिया, फिर आपने 10 रुपए दिया, फिर 10 रुपए दिया, और फिर 10 रुपए दिया, और फिर 10 रुपए दिया। ये तो हो गया कि आप ही देते गए। और अगर आपके पास 50 रुपए है और एक कंडीशन है कि आप अपने भाई को जब दोगे पैसा, मतलब 10 रुपए दोगे, तो ये भी 10 रुपए लौटा सकता है आपको उस कंडीशन में, या एटलीस्ट 8, 9 या फिर 7 तो लौटाएगा। तो आपने इसको 10 दिए, इसने 7 लौटाए, अभी इसके पास 3 बचे। अगली बार मान ले आपने इसको 10 दिए, इसने क्या किया, अगली बार आपको 10 पूरे लौटा दिए, तो आपके पास भी पैसा बरकरार रखेगा और इसके पास भी पैसा बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप ही देते गए अपने भाई को, लगातार देते गए, एक वक्त आएगा आप 0 हो जाओगे और उसके पास भर जाएगा पैसा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर, एक डाउट है जी, बताइए सर। आपने जो एनालिसिस रिएक्शन करवाया था उसमें आपने एक वाटर का एग्जांपल लिया था, H2O gives H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो सर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल्स है ना, एलिमेंट्स? क्या मॉलिक्यूल्स हैं सर? H2 और O2 जो है वो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा? एलिमेंट और मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है। एलिमेंट का मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मॉलिक्यूल अलग बात है। देखो बेटा, 2-3 चीजें होती हैं। yes, एक होता है कंपाउंड और एक होता है एलिमेंट कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा, इसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। एलिमेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। अब मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सिंगल, हमने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, हाइड्रोजन अगर H अकेले लिखा होगा तो ये H एटम हो जाएगा, और हाइड्रोजन अगर H2 लिखा होगा तो ये H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। लेकिन रहेगा एलिमेंट ये हाइड्रोजन ही, ऐसा नहीं कि कंपाउंड बन गया है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? yes, sir. और कंपाउंड अगर होगा, मान लो अगर H2O है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। मॉलिक्यूल मतलब कई सारे एटम्स का कलेक्शन हो चुका है। yes, सर तो एक एग्जाम जैसे 2AgCl था तो उससे 2Ag प्लस Cl2 बना था, तो ये भी एनालिसिस रिएक्शन हो गई ना? क्या सर 2AgCl से बना था 2Ag प्लस ऑब्वियसली वो भी हाँ, अगर वो Ag और Cl2 में बना, वो हमने शायद डिकम्पोजिशन में आपको बताया था वो रिएक्शन। यस सर। तो वो भी हो जाएगी एक तरीके की एनालिसिस रिएक्शन। इसलिए आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि सारी एनालिसिस रिएक्शन, हर एनालिसिस रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एनालिसिस रिएक्शन नहीं है। शायद आपके पास पॉइंट भी लिखा था लास्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एनालिसिस, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जो एनालिसिस रिएक्शन भी कहलाएंगी, लेकिन सारी एनालिसिस रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि वो उल्टा मतलब एक उल्टा नहीं हो सकता, सीधा हो सकता है। मेरी बात वही थी। ओके सर, मतलब ये दोनों अलग-अलग रिएक्शंस होते हैं ना? नहीं, अलग नहीं है, मतलब एनालिसिस एक टाइप है, बताने का तरीका है कि जब वो अलग अलग सब में टूट जाए, अपने मॉलिक्यूल्स में या अपने एलिमेंट्स में अगर वो टूट जाए, तो ऑब्वियसली वो एक कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल नहीं होती ना सर? क्या
सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती ना? नहीं, डिकम्पोजिशन रिवर्सिबल तो नहीं होती है। सर आपने रिएक्ट क्या रिएक्टेंट, क्या बोला रिएक्टेंट? मैं ऑडिबल और नॉट? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके ओके, कोई और दिक्कत तो नहीं है ना? सर रिएक्टिविटी सीरीज में आपने कुछ बोला था KCl लेकर, सर वो एक बार बता दीजिए। KCl प्लस, एक मिनट सर बता रहा हूँ उनको, पूरी रेक्वेस्ट लिस्ट बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ भैया। जी सर KCl प्लस BA, रुक जाओ, वेट करो, मैं मतलब रेक्वेस्ट लिस्ट बता दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका क्या है, इंपॉर्टेंट है और आगे काम आएगा। कुछ के लिख लो, जितने बताया हमने आपको, ये आपको शायद पहले भी बताई गई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई गई होगी क्लास 8 वगैरह में। पूरी नहीं बताई। यस सर 8 क्लास। देखो मैंने भी हो सकता है 2-4 छोड़ी हो, मेरे को जितना याद है मैंने लिख दिया, और दो एक ही छुट्टी होंगी, ज्यादा नहीं, मेरे को लगता है सारे लिख दिए हैं, और इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, और इनफैक्ट पूरा है लगभग ये। सर आपने एक पॉइंट बोला कि एनालिसिस रिएक्शन, ऑल एनालिसिस रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ जी बताइए। तो ओके सर, और सर ऑल, हाँ हाँ सर तो ऑल लेक्चर में आपने Zn के बाद SR लिखा था। SR लिखा था Zn के बाद? यस यस सर। नहीं, SR तो ऊपर ही होता है सर आपने साथ में लिखवाया था। चलो ठीक है, SR के कंपाउंड वैसे मिलेंगे नहीं आपको, एक बार देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देख लेना अगर आपके पास हो तो। सर SR के कंपाउंड, हाँ सर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट एनालिसिस रिएक्शन ना? ऑब्वियसली कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर कंपाउंड में टूट जाएगी तो क्या करोगे बताओ? अगर मान लो डिकम्पोजिशन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ और ये CaO और CO2 में टूट गया, तो क्या एनालिसिस रिएक्शन हुआ? नो सर। लेकिन जितने एनालिसिस रिएक्शन है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से डिकम्पोज होकर के ही तो आई है ना। यस सर। तो सारी एनालिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, लेकिन हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एनालिसिस रिएक्शन नहीं है, वही मैं बोल रहा था। आपको जो याद रखने हैं वो बता दे रहा हूँ, लिथियम का, पोटेशियम का, बेरियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, इनका आपको ऑर्डर याद रखना है कम से कम। मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, Mn का, Zn का, Fe का, कोबाल्ट का, निकिल का, और आपको Pb का याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pg। हाँ ये आपको लाइन से ऊपर से नीचे तक याद रखना है, ये इनकी सीक्वेंशियल सीरीज है, ऊपर से नीचे तक। जो इस सीरीज में ऊपर अवेलेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको कभी भी आप देखोगे तो ये ऐसे दिखाई गई होगी, ऐसे ऊपर की तरफ एरो करते हुए रिएक्टिव। पीरियोडिक ट्रेंड में भी होगा? नहीं, पीरियोडिक ट्रेंड नहीं होता बेटा, ये रिएक्टिविटी ट्रेंड है, अलग होता है पीरियोडिक ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या सर जो हाइड्रोजन है उसको 2H करके क्यों लिखते हैं? लिखने का तरीका है, या अकेले भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये जब एसिड से डिस्प्लेस होता है तो हाइड्रोजन में H2 डिस्प्लेस करता है, इसको हम 2H करके लिखते हैं, एटम में बना के लिखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन अकेले भी लिख सकते हो उसको, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले भी लिख सकते हो, ये याद करने का तरीका, जिसको ऐसा याद हो गया वैसा वो लिख देता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऊपर एलिमेंट है, जो भी ऊपर हमारे पास मेटल अवेलेबल है, उन नीचे वाले को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब मान लो मैंने रिएक्शन करी लिथियम की FeSO4 के साथ, तो क्या हो जाएगा? Li2SO4 प्लस Fe प्लस प्लस। बेटा एक बार चार्ज बार तो पता कर ही लो, अगर नहीं आता तो मैं आपको क्लास 7-8 का लेक्चर भेज दूं, वहां मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ये Fe प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा, और ये Li प्लस होता ही है, ऑब्वियसली Li केवल एक में जाता है क्योंकि वैलेंसी एक होती है, और सर ने आपको वैलेंसी वगैरह अच्छे से बताई होगी, तो Li2SO4 और Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर आयरन सेकंड लिया है सर आपने? हाँ आयरन सेकंड लिया, और ये Fe अकेले आता है, यहाँ पे चार्ज वगैरह डिनोट नहीं होता, आप अगर सिंपली लिखना चाहते हो तो सिंपल लिख सकते हो। अच्छा Ag है, अगर Ag की रिएक्शन होगी अगर मान लो LiCl के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा? सर नो रिएक्शन, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि Ag नीचे है बेटा, ठीक है। अगर हमने रिएक्शन करी Mg की पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा? नो रिएक्शन। पोटेशियम की रिएक्शन की MgBr2 के साथ, तो क्या बनेगा? सर KBr2 प्लस KBr प्लस Mg, Br2 नहीं बनेगा, KBr पोटेशियम के पास +1 चार्ज होता है और एक ही वैलेंसी होती है। यस सर। सर इनकी सर टेबल थी सर 9th में, MgBr2, तो ये क्या हो जाएगा? NaBr प्लस Mg, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखने का तरीका है, जो ऊपर होगा वो उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर मान लो ये सोडियम सल्फेट है, मान लो सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और आपसे पूछूं एक बार इसकी रिएक्शन करते हैं Li के साथ,
एक बार रिएक्शन करते हैं Fe के साथ, एक बार रिएक्शन करते हैं Cu के साथ, एक बार इसकी रिएक्शन करते हैं कैल्शियम के साथ। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। कौन कौन सी रिएक्शन फीजिबल फर्स्ट होगी? और फोर्थ पॉसिबल है बस। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगी और सेकंड और थर्ड नहीं होगी। फर्स्ट और फोर्थ में क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? सर सर फर्स्ट में Li4 plus Na और फोर्थ में CaSO4 plus Na CaSO4 plus Na समझ में आ रहा है ना? यस यस सर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर सर Na2SO4 होगा ना कंपाउंड। कहाँ Na2SO4 है? सर Na की Na2SO4 वैलेंसी 1 होती है, SO4 की Yes, sir. माइनस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। Na2SO4 Na2SO4 होगा और यहाँ पर Li2SO4 बनेगा प्लस Na रिलीज करेगा और यहाँ पर CaSO4 होगा प्लस Na रिलीज करेगा। ठीक है। अच्छा Na रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे प्लेस्ड है? और कैल्शियम के नीचे है ये वाला। यस सर। ठीक है। उसके बाद आपसे एक चीज और चीज बताई थी, जो हाइड्रोजन के ऊपर अवेलेबल है वो हाइड्रोजन एसिड, मतलब किसी भी एसिड में से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। जनरली डायल्यूट एसिड की बात करते हैं और एक्वस कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं। मान लो हमने रिएक्शन करी सोडियम की H2SO4 के साथ, हमने रिएक्शन करी HCl के साथ, हमने रिएक्शन करी HNO3 के साथ। तो तीनों में क्या कोई बता सकता है कंपाउंड क्या बनेगा? पहले वाले में सोडियम सर सल्फेट प्लस Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन NaCl प्लस H NaCl plus NaCl प्लस NaNO3 प्लस NO3 प्लस 3 plus H2। अगर मेरे को रिएक्शन करवानी है HCl के साथ और मेरे पास कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कैल्शियम अवेलेबल है, PP अवेलेबल है, PB अवेलेबल है, Cu अवेलेबल है, Ag अवेलेबल है, कौन कौन सी रिएक्शन होगी इसमें? सब फर्स्ट वाली होगी बस। फर्स्ट वाली हो जाएगी, बाकी ये नहीं होंगी। ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या कंपाउंड बनेगा? Cl सर CaCl2 प्लस कोई दिक्कत? नो सर। मैंने एक और टाइप की रिएक्शन बताई थी कि जो ऊपर जैसे मान लो हैलोजन है, तो हैलोजन में क्या होता है, जो ऊपर वाले ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ये सीरीज है ना, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले होते हैं, फ्लोरीन की बात ज्यादा नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए अट्रैक्ट करके रखते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत कॉमन है ये बात कि क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो ब्रोमीन से ज्यादा और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा होती है। तो ऐसे मान लो Na है, ठीक है, तो Na में तो क्या करता है, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो दूसरे वाले को यानी कम रिएक्टिव वाले को उसके साथ में से डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मान लो हमने इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ, तो ये क्या करेगा, NaCl बना देगा, उसके सॉल्ट में से उस पार्टिकुलर चीज को डिस्प्लेस कर देगा और आयोडीन डिस्प्लेस होकर बाहर हो जाएगी। दूसरा मैंने अगर NaCl की रिएक्शन कर दी F2 के साथ, तो ये बनाएगा NaF प्लस Cl2। तो मैंने NaBr ले लिया और यहाँ पर Cl रिएक्शन कर दिया, NaCl प्लस Br2 बन जाएगा, मतलब नीचे वाले को वो डिस्प्लेस कर देगा जो भी ऊपर अवेलेबल है। राइट, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत किसी को होगी इसमें। फिर सिर्फ हैलोजन्स का ही हम करते हैं। हाँ, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, बाकी ऑक्सीजन फैमिली में भी ऐसा होता है, लेकिन हाइड्रोजन फैमिली में ये बहुत कॉमन है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उनके पास, इसलिए बहुत कॉमन है उनमें वो। सर सॉल्ट्स के अलावा कोई और नहीं कर सकते क्या सॉल्ट्स के अलावा? सर इसमें सॉल्ट्स के अलावा कोई और में यूज नहीं होती? नहीं, सॉल्ट में ही होता है ये। सर आप एनालाइज रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में सर डिफरेंस बता सकते हैं? अरे पूरा डिफरेंस है। एडिशन रिएक्शन मतलब जुड़ जाना और एनालाइज रिएक्शन मतलब टूट जाना। पहले डिफरेंस तो यही हो गया। एक बार डिकम्पोजिशन एनालाइज ने पूछा तो मैं कुछ समझता भी कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछ लिया तुमने यार, और जबरदस्ती की बात कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो सर उनको हम वो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उनको? ओके, एनीवन एल्स? सर ये पूछ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा तो उस बार बात कर लूंगा मैं। सर जैसे किसी सर रिएक्शन में सर कंपाउंड टूटता है तो सर आयंस बनते हैं, तो सर आयंस का कौन सा फिजिकल स्टेट होता है? आयंस तो बेटा एक्वस में ही टूटते हैं। जब भी आयन बनेंगे कोई ना कोई वाटर प्रेजेंट, वहां पे वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि आयनाइज होने के लिए उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है यार।
जब तक वाटर नहीं रहेगा वो नहीं आयनाइज होंगे। ज्यादातर आयन जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में आते हैं। अब वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करेगा, तो जैसा सॉल्वेंट है वैसा बिहेव करता है वो। अब ज्यादातर लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में ही टूटते हैं, तो एक्वस में ही लेते हैं आयंस को जनरली। सर किसी और सर, फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ना वो सर? नहीं लेते हैं रिएक्शंस में। आपने बोला जनरली एक्वस में होता है, तो सर तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह का रिप्रेजेंटेशन का कोई तरीका नहीं है यार, और उसमें कोई हमें स्टेट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए हम कभी नहीं लिखते हैं उनका। लेकिन एक्वस में टूटता है तो हाँ बताओ सर, जैसे गैस वगैरह में नहीं हो सकते आयंस? अब यार फिर वो प्लाज्मा स्टेट की बात हो जाएगी, तो सर वो पॉसिबल नहीं है केमिकल रिएक्शन? वो जल्दी केमिकल रिएक्शन में होता नहीं है, वो प्लाज्मा स्टेट में होता है कि गैसेस फॉर्म में होते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं ये वो। चलो ठीक है सर, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने कुछ टर्म यूज किया था KCl और प्लस Br के कंपाउंड फॉर्मेशन में आपने कुछ बोला था सर, वो समझ में नहीं आया था। क्या बोला था बताओ? 50 सर वही तो सर, नाम याद नहीं आ रहा सर। 58 मिनट्स में आपने बोला था 58 मिनट का बोला था सर, यूट्यूब मतलब लेक्चर में। हमने तो नहीं तक ही बोला था कुछ ऐसा। चलो ओके नेक्स्ट क्लास सर। में पूछ लेना अगर कुछ ऐसा है तो कोई पूछ नया लेना। टर्म था सर। सर एक और चीज पूछना है सर, मुझे पुराने लेक्चर से डाउट है एक सर। वो हाँ सर वो जो सिंबल इक्वेशन है उसको हम ये कह सकते हैं वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन है? Obviously. ओके सर, ओके सर। Okay, you can leave the meeting now. It's our बाय सर, time. थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Okay.